गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है क्या, एक बार बताइएगा। आवाज़ आ रही है क्या, एक बार बताइएगा कमेंट करके। आवाज़ आ रही है क्या? चलिए ठीक है, बताइए आवाज़ आ रही है क्या। ओके, आई थिंक आवाज़ आ रही होगी। ओके चलिए ठीक है। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं इलास्टिसिटी, बहुत मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको करेंगे। एक बार आप आ रही है क्या, फिर मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा इलास्टिसिटी। मैंने इस बार जो बच्चों को जो नोट्स कराया था, मतलब इस बार जो ऑफलाइन कोचिंग में जो नोट्स करवाया था वो भी लेके आया हूँ मैं। और सिंपल सी बात है, इससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुमको थ्योरी बता के छोड़ दूंगा, इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को, उन सब वेरिएशंस को हम लोग देख लेंगे। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इलास्टिसिटी प्लस थर्मल एक्सपेंशन से आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्मल एक्सपेंशन। तो इन दोनों के, ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी कर लेते हैं, कल थर्मल एक्सपेंशन करेंगे। उसके बाद दोनों से रिलेटेड, दोनों के मिक्सअप क्वेश्चंस या दोनों के इंडिविजुअल क्वेश्चंस, ये सब सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। चलिए ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी। अब देखिए कोई भी बॉडी इलास्टिक है, इलास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब होता है ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत कॉलेजन में समझा होगा। अब देखिए कोई भी बॉडी को में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ शेप एंड साइज डिफॉर्म हो जाता है। अगर किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो शेप होगा वो डिफॉर्म होगा। अगर बॉडी की एबिलिटी है, मतलब अगर बॉडी अपनी शेप को रिगेन करना चाहता है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जस्ट लाइक जैसे तुम अपने हाथ के स्किन को इस तरीके से प्रेस करो तो आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के कारण इसके ये डिफॉर्म हो गया। फिर जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो सिंपल सी बात है वो फिर से अपनी शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर। सर इलास्टिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है? हाँ बेटा, इलास्टिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है, इलास्टिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी बाय विच इट कैन ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन। मतलब वो प्रॉपर्टी जो बॉडी के डिफॉर्मेशन के बाद उसके शेप एंड साइज को रिगेन करने के लिए हेल्प करता है, वही आपका इलास्टिसिटी हो गया। अच्छा, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। जैसे एक रबर को खींच लो फिर छोड़ दो तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर से अपने जगह पे पहुंच जाएगा। अब इसके तीन तरह के प्रॉपर्टी, तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब अगर बोला जाए परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है, जो 100% अपनी शेप एंड साइज को रिगेन कर ले। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपने जैसे सपोज करो एक रबर को जो कि 1 सेंटीमीटर का था उसको खींच के 2 सेंटीमीटर कर दिया, फिर अगर आपने उसको छोड़ दिया तो सिंपल सी बात है फिर से वो अपनी उसी शेप एंड साइज में चले गया, मतलब 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसका मतलब क्या, वो अपने 100% शेप एंड साइज को रिगेन कर लिया। एक होता है पार्शियली इलास्टिक। पार्शियल इलास्टिक का क्या मतलब है कि जो पार्शियली अपनी शेप एंड साइज को रिगेन कर रहा है, नाम से ही पता चला है। और एक तीसरा होता है परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक, प्लास्टिक को देखते हो खींचते हो तो फिर वो खींचता चला जाता है, तो दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक। ये हो गया आपका मटेरियल की टाइप्स। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है। अब देखो एक बात समझना, जैसे स्प्रिंग को आप लोग समझते हो, स्प्रिंग के हिसाब से सोचोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि असल में होता क्या होगा। अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इसको हम लोग एक्स फोर्स से खींचे तो सिंपल सी बात है स्प्रिंग बेस पे अगर इसको ध्यान से देखो, तुम इसको एक्स खींच दो, इसको आप एक्स खींच दो तो सिंपल सी बात है अंदर की ओर फोर्स लगेगा कि एक्स, अंदर की ओर इसको नेचुरल लेंथ में ले जाने के लिए अंदर की ओर फोर्स लगेगा कि एक्स। अब जैसे इस फोर्स को आप एफ को हटाते हो तो अंदर नेट फोर्स किधर हो जाएगा, अंदर की ओर। तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग अंदर की ओर चल जाएगा और अपनी साइज को रिगेन कर लेगा। इसी तरीके से आपका होता है इलास्टिक मटेरियल्स में। इलास्टिक मटेरियल्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाए तो ये आपकी रबर का एक टुकड़ा था। रबर का टुकड़ा को जैसे आप खींचते हो तो होता क्या है कि अंदर में एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होता है। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस। जब जैसे जैसे आप इसको खींचते हो, जैसे मान लो ये रबर का टुकड़ा है, आप इसको 1 न्यूटन से खींच लो तो आप देखोगे कि एक लिमिट तक ये खींचता है, उसके बाद ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है अंदर का जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो गया।
तो सिंपल सी बात इसके आगे वो खींचेगा नहीं। आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो सिंपल सी बात है वो खींचता चला जाएगा। तो जैसे ही आप इस फोर्स को हटाते हो, मतलब अपना हाथ को हटाते हो, तो क्या होता है कि नेट फोर्स अंदर की ओर लगता है और फिर से वो अपनी शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। तो यही बात है कि असल में देखा जाए तो कोई भी बॉडी का जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है उसके लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेज, जिसको हम लोगों ने बोला इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए शेप एंड साइज, मतलब शेप एंड साइज मैंने बोला, शेप भी बिगड़ सकता है। अगर तुमने मान लो कि एक इस तरीके से बॉडी रखी हुई है, आपने इस पे इस तरीके से फोर्स लगाया, तो सिंपल सी बात इसका शेप भी बिगड़ जाएगा। अगर मान लो इसको मैंने ऐसे खींच दिया तो इसका साइज बिगड़ा है ना, शेप तो वही रहा है, शेप मेंटेन रहा है, सिर्फ ये लंबा हो गया। तो इसलिए मैंने बोला शेप एंड साइज दोनों बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को समझाने के लिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, इलास्टिसिटी को समझाने के लिए हम लोगों ने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस किए। पहला है स्ट्रेस और दूसरा है स्ट्रेन। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मान लो, समझना मेरी बात को, जैसे मान लीजिए कि किसी एक बॉडी पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये एक्सटर्नल फोर्स है, सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो अगर ये इलास्टिक बॉडी है तो जैसे आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो सिंपल सी बात है इसका साइज या शेप, अब वो एक्सटर्नल फोर्स की एक तरीके से बोलो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, या आपने कहाँ पे लगाया, किस डायरेक्शन पे लगाया, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि इसकी शेप बिगड़ेगी या साइज बिगड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुमने इसको इस तरीके से प्रेस इस तरीके से लगाया होगा तो सिंपल सी बात इसका शेप भी बिगड़ जाएगा और साइज भी बिगड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमने एफ एक्सटर्नल लगाया, मान लेते हैं अभी इस तरीके से लगाया, तो इसके कारण क्या होगा कि जैसे आप एक्सटर्नल लगाए होगे तो क्या होगा, अंदर एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होगा, ठीक है। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस, रीस्टोरिंग का मतलब समझ लो, रीस्टोर करना चाहेगा, फिर से उसकी शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करेगा। उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। उस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ये क्या होता है स्ट्रेस को, अगर मैं छोटी बात लैंग्वेज एक पॉइंट में समझाना चाहूं तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज दिस इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज व्हाट स्ट्रेस। मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सर रिस्टोरिंग फोर्स वायर के मटेरियल और कॉन्फ़िगरेशन दोनों पर भी डिपेंड करता है। हाँ बेटा वो देखेंगे आप लोग आगे चल के, आपको पता चलता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखिएगा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। जैसे मेरा ये कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो कि एक वायर है, इसमें हमने एफ एक्सटर्नल बाहर की तरफ लगाया, एफ एक्सटर्नल बाहर की तरफ लगाया, तो सिंपल सी बात है, अगर तुम ये थोड़ा सा खिंच गया तो एफ एक्सटर्नल अब अगर ये खिंच गया और यहाँ तक रहा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस पे इस किसी भी क्रॉस सेक्शन पे ध्यान पे देखो तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लग रहा है, लेकिन इसकी साइज को रिगेन करने के लिए इधर एक एफ इंटरनल लग रहा है। तो समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये रुका हुआ ये क्रॉस सेक्शन तो सिंपल सी बात है एफ इंटरनल एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैंने आपको बस एक ही बात बताई, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो हमेशा, ये जरूरी नहीं है, बात याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में समझ लिया। तो स्ट्रेस के बारे में जो लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद लिखते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स में भी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये बात हम लोगों ने देखा, यानी स्ट्रेस को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, स्ट्रेस को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। लेकिन ये बात याद रखिएगा, रीस्टोरिंग लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू लेते हैं। सर कोई
सर कोई एग्जाम्पल तो बता दिया, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, कब एक्सटर्नल रीस्टोरिंग फोर्स इसके बराबर नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखना चाहते हो तो लो एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लो ये एक वायर है, वायर है, इस पे हम नीचे F फोर्स लगा रहे हैं, इसका मास m है, ठीक है, और इसकी लेंथ L दे रखी है। इस केस में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं होगा। ये अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, तो सिंपल सी बात है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे चले जाओगे तो वहां का FBD डायग्राम बनाओगे तो तुमको दिखेगा कि नीचे की ओर mg लग रहा होगा, जो कि इस वाले पार्ट का होगा mg, और साथ साथ F का भी कुछ कंपोनेंट लग रहा होगा। सिंपल सी बात है, मैं F को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी आपको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बाद में आप लोग खुद समझिएगा। तो मैं इसको अगर खींचूं तो ध्यान से देखना mg लगेगा, और ये mg जो होगा यहाँ इतने वाले पार्ट का होगा। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपका जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है वो हर पॉइंट का अलग अलग आएगा, ठीक है सर। जब हम क्या बोलते हो सर, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो धागे में स्ट्रेस लगता है या स्ट्रेन? बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों अलग अलग चीजें, आपको समझ में आएगा। स्ट्रेस क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, अगर वो बॉडी का शेप बिगड़ रहा है या साइज बिगड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी तो वो अपनी शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करेगा तो वह एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा इंटरनली। वो जो इंटरनली जो फोर्स होगा, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, वो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये मैंने आपको अच्छे लैंग्वेज में बता दिया। दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरा एक वायर था, राइट, वायर था। अच्छा, आप इसको दूसरा एग्जांपल से आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसको आप दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक मटेरियल है, इसको हम लोगों ने क्या किया कि एक सरफेस पे रखा है और इस पे F फोर्स लगा रहे हैं। ध्यान से सुनना, F फोर्स लगा रहे हैं, इस मटेरियल पे F फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके कोई भी पॉइंट पे चले जाओ, जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो अलग अलग आएगी, वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगी। ये हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं से भी, चाहे इस एंड से x ले लो, चाहे इस एंड से x ले लो। असल में जो है स्ट्रेस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की प्रॉपर्टी है ना भाई। ध्यान तो तुम सोचो तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड, हर अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का अलग अलग स्ट्रेस हो सकता है। तो मैंने ये बोला कि हमेशा स्ट्रेस जो है वो, अगर देखो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस पूरे मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F। तो स्ट्रेस क्या हर एक पॉइंट का F/A ही होगा, क्योंकि अगर इसका मैं एरिया A मान लूं तो क्या स्ट्रेस F/A होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो F है। नहीं, आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो F/A नहीं होगा, वो x पे भी डिपेंड करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा कि सर सही बोल रहे थे आप, कि जो स्ट्रेस होता है, मतलब स्ट्रेस होगा वो एक्सटर्नल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हमेशा हो, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन कुछ ज्यादा बड़ा टर्म नहीं है। स्ट्रेन असल में होता क्या, जैसे मान लो ये एक वायर है, आपने इस पे F फोर्स लगाया, तो सिंपल सी बात है इसका साइज, ऑब्वियस सी बात है इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया होगा। पहले इसकी लेंथ L थी, अब इसकी लेंथ सपोज करो कि कुछ कैपिटल L डैश हो गई। तो स्ट्रेस क्या बताता है, स्ट्रेस तो हम लोगों ने देखा। स्ट्रेन क्या बताता है? स्ट्रेन जो होता है वो ये चीज को बताता है, डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्मेशन हुआ अपॉन इनिशियल कंडीशन। क्या मैं बोल रहा हूं, ये होता है असल में डिफॉर्मेशन अपॉन इनिशियल कंडीशन। अब डिफॉर्मेशन ध्यान से देखो, पहले लेंथ L थी स्मॉल l, और अब जो लेंथ है स्मॉल l डैश हो गई। तो डिफॉर्मेशन कितना हो गया, मतलब कितना डिफॉर्मेशन, मतलब समझ लो, लंबा हो जाना, छोटा हो जाना, या ऑब्वियस सी बात है कि उसका वॉल्यूम कम हो जाना, दैट इज डिफॉर्मेशन ना। तो डिफॉर्मेशन
तो डिफॉर्मेशन को हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो दिस इज एल डेस माइनस एल अपॉन इनिशियल कंडीशन, इनिशियल लेंथ इसकी कितनी थी, एल थी, तो दिस इज डेल्टा एल बाई एल। इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेस की वैल्यू होगी डेल्टा एल बाई, सॉरी स्ट्रेन की वैल्यू होगी डेल्टा एल बाई। असल में स्ट्रेन और स्ट्रेस बहुत अलग अलग टाइप्स का होता है। अगर तुम ध्यान से देखो, स्ट्रेस के भी कई टाइप होंगे, स्ट्रेन के भी बहुत टाइप्स होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे और सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के और भी बहुत सारे टाइप्स आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ स्ट्रेस की, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस के भी 2-3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, ध्यान से समझना। नॉर्मल स्ट्रेस क्या? व्हेन द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब अगर आपने मान लो, सिंपल सी बात है, अगर फोर्स इस तरीके से लगाया है, एफ एक्सटर्नल इस तरीके से लगाया, तो सिंपल सी बात है, इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट होगा, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा इसके परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने परपेंडिकुलर लगाया है क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो लॉजिकल बात है कि उसको बैलेंस करने के लिए परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स ही आएगा। अगर परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा तो इस तरीके से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा बॉडी में, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब क्योंकि इस कंडीशन में अगर तुम ध्यान से देखो तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर रख रहा है सरफेस, तो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी 2 टाइप्स होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब तुम खुद समझ रहे हो, खींचने जैसा फील हो रहा होगा, टेंसाइल मतलब दबाने जैसा फील हो रहा होगा, तो ये तो आपको फील से समझ में आ रहा होगा। दूसरा होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का क्या होता है? जब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लगता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया के अगर पैरेलल लगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो होगा वो आपका उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब अगर जैसे ध्यान से सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सरफेस पे, हमने जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो पैरेलल लगाया, एफ एक्सटर्नल पैरेलल लगाया, तो सिंपल सी बात है, इस एफ एक्सटर्नल को बैलेंस करने के लिए, या ऑब्वियस बात, ये एफ एक्सटर्नल इसकी साइज को चेंज करेगा, तो एफ एक्स इस चीज को, सर जय एडवांस, बेटा वो बता दिया जाएगा, अभी जो पढ़ा रहा हूं पहले उस चीज पे ध्यान दीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट के पे हम लोगों ने मान लो कि सरफेस एरिया के पैरेलल एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली ही फोर्स लगेगा। तो वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो कि सरफेस एरिया के पैरेलल लगा है और जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे है, वो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि आपको टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है, समझ रहे हैं? इसको हम लोग बोलेंगे, मान लो एफ एक्सटर्नल आपने इधर लगाया तो एफ रीस्टोरिंग इधर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, एफ एक्सटर्नल रीस्टोरिंग के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम केस में देखिएगा एफ रीस्टोरिंग जो है एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें एफ एक्सटर्नल एफ रीस्टोरिंग के बराबर हो, जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं? एफ रीस्टोरिंग अपॉन ए, दिस इज सिग्मा टी, और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा नॉर्मल, दैट इज सिग्मा नॉर्मल। अच्छा, सिग्मा को दिखाया जाता है स्ट्रेस के लिए कई बार सिग्मा का यूज किया जाता है, तो ये हो गया एफ रीस्टोरिंग अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे एफ रीस्टोरिंग परपेंडिकुलर है और ये एफ रीस्टोरिंग पैरेलल है, इसलिए ये हो गया टेंजेंशियल और ये हो गया नॉर्मल। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अगर ना परपेंडिकुलर हो ना पैरेलल हो तब क्या करेंगे? लॉजिकल बात है भाई, मेरा ये कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना, कि मान लो हमने एक फोर्स ऐसे करके लगा दिया जो कि थीटा डिग्री पे बना रहा है, मतलब ये जो फोर्स है ऐसे करके लग रहा है, तो सिंपल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट ले लो, ये हो गया एफ कॉस थीटा और दूसरा हो गया एफ साइन थीटा, मतलब इसमें दोनों चीजें आ जाएगी, टेंजेंशियल और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों तरह की चीजें आएगी। ये इसकी साइज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये इसकी शेप को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो इस केस में आ जाएगा। अगर इस वाले फोर्स के अकॉर्डिंग देखो तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और ये टेंजेंशियल स्ट्रेस की तरह बिहेव कराएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी चीजें
मैंने आपको स्ट्रेस के टाइप भी बता दिए। अब स्ट्रेन के टाइप भी इसी तरीके से डिपेंड करेंगे। स्ट्रेस के टाइप्स आपको समझ में आया, आप स्ट्रेस की टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस अगर आपको समझ में आ गया तो स्ट्रेन के टाइप भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेन भी 3 तरह के होते हैं। स्ट्रेन तो मैंने पहले आपको बताया, डिफॉर्मेशन अपॉन इनिशियल कंडीशन। पहला होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऑब्वियस ही बात है, लेंथ के अबाउट देखो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप इस तरीके से बोल सकते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहला तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा होता है आपका शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बता। पहले मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, मान लीजिए जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपके लिए लिया था, आपने एफ एक्सटर्नल लगाया जिसके कारण इसकी लेंथ एल थी, अब इसकी लेंथ एल डैश हो गई। तो सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसके डिफॉर्मेशन आया है, तो इस तरह की स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा स्ट्रेन होगा वो उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एल, दैट इज एल डैश माइनस एल अपॉन L, this is delta L by A, change in length upon initial length, that is longitudinal strain. longitudinal strain ये होता है आपका longitudinal strain। अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हो तो सिंपल सी बात है, लेंथ में चेंज आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज longitudinal strain। longitudinal strain के बाद होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक कई जगह इसको शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल स्ट्रेन या कुछ और भी बोलते हैं, बल्क स्ट्रेन भी बोलते हैं। कई जगह कई बुक्स में मैंने अलग अलग टर्म्स देखे। मैं इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्यों बोलता हूँ, इसका लॉजिक है समझना। कई जगह आप लोग देखिएगा बल्क मॉडुलस का, जब बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन लिखाऊंगा तो वहां बल्क स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेन ये टर्म्स यूज किया जाए। बस आपको समझ में आना चाहिए कि असल में बोलने का क्या सेंस बन रहा है, नहीं तो कोई इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं बोलूँ बल्क वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन असल में क्या है, मान लो एक गुब्बारा को आपने पानी के अंदर डाल दिया, तो सिंपल सी बात है वो पहले इतना बड़ा था, तो सिंपल सी बात है उसको चारों तरफ से इक्वली फोर्स लगा है, तो सिंपल सी बात है उसकी साइज थोड़ा सा घट गई हो। तो इस केस में जो इसका वॉल्यूम अगर तुम देखो तो डिफॉर्मेशन तो आया है, लेकिन वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन आया। पहले वाले केस में डिफॉर्मेशन आया था, लेंथ में डिफॉर्मेशन आया था, लेकिन इस वाले केस में वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन आया था। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। समझ रहे हो मेरी बात को, ये हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम में कितना चेंज आया अपॉन इनिशियली वॉल्यूम क्या था। डिफॉर्मेशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं भैया, लेंथ में डिफॉर्मेशन, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन हो सकता है, एंगल में डिफॉर्मेशन। अब देखना साइज बिगड़ गई, पहले में क्या हुआ लेंथ बिगड़ गई, दूसरे में वॉल्यूम घट गई। वॉल्यूम इस तरीके से घटी कि इक्वली हर डायरेक्शन से हमने फोर्स इक्वली लगाया। अगर तुम ध्यान से देखो तो इधर से जितना फोर्स लगा इधर से सेम, जैसे कि प्रेशर लगता है ना, जस्ट लाइक दैट हमने कुछ उसी तरीके से फोर्स लगाया, हर डायरेक्शन से फोर्स सेम लगाया। तो सिंपल सी बात है हर डायरेक्शन से इक्वली ये दबा है। सर लॉन्गिट्यूडनल में एरिया भी चेंज हुआ तब फोर्स लगाएंगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है एरिया भी चेंज होता है, लेकिन उतने को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। समझ रहे हो, एरिया भी चेंज होता है, उतने को हम लोग कंसिडर नहीं करते। जहाँ पे कंसिडर करेंगे वहां पे बताया जाएगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा, जहाँ पे पॉइजन्स रेशियो इस तरह की बात कर दी जाएगी तो आपको फिर वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो हिंट के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि नॉर्मली हम लोग एरिया चेंज को नहीं मानते, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में एरिया चेंज को नहीं मानते, लेकिन जब कहीं पे आपको क्वेश्चंस में हिंट के रूप में अगर मान लीजिए पॉइजन्स रेशियो दे रखा है तो सिंपल सी बात है कि वो क्वेश्चन आपको ये चिक के बोल रहा है कि भैया तुम एरिया में चेंज मानो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, दोबारा ये बात नहीं बताऊंगा, कभी भी आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में एरिया भी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात वहाँ एरिया इनिशियल जो एरिया होगी, अब जो आपने एफ फोर्स लगाया वो लंबा हो गया, उसके कारण एक क्रॉस सेक्शन एरिया घट गई होगी। लेकिन आपको नॉर्मली ऐसे नहीं मानना है जब तक कि क्वेश्चन में आपको पॉइजन्स रेशियो ना दिया हो। अब कई बोलेंगे ये साला क्या होता है, देखेंगे धीरे धीरे देखेंगे। हाँ ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा, ये समझने वाली बात है भाई। ऑब्वियस सी बात है कि जो डेल्टा भी जो लिखेंगे असल में क्या होगा, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल होगा और अपॉन भी इनिशियल। तो सिंपल सी बात है भी फाइनल जो है भी इनिशियल से कम है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस डेल्टा भी बाई भी क्या बोलने का मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए।
कि माइनस जो हमने लगाया है वो असल में इसको पॉजिटिव बनाने के लिए निकल लगाया है। ठीक है, चलिए सर आपने स्ट्रेन का सर आपने स्ट्रेन का मोड लिया, मतलब नहीं समझा तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तीसरा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होगा, जैसे मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, आप इस तरीके से कोई मतलब मान लो कि रस्सी डंडा उंडा ऐसे था, आप पकड़ के झूल गए, मतलब यहाँ पकड़ के आप झूल गए। सिंपल सी बात है, ये जो होगा थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। आपने फोर्स क्या लगाया, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे फोर्स आपने क्या लगाया, पैरेलली क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल फोर्स लगाया। इसके कारण क्या होगा, इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, या आप ये बोलो ये थोड़ा सा एंगल डिफॉर्म हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होती है, अलग अलग तरीके से डिफॉर्मेशन आता है उसमें, तो इसमें क्या हो गया, एंगल के रूप में डिफॉर्मेशन आया। तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली हमेशा जो किसी ऑब्जेक्ट में जो डिफॉर्मेशन आएगा वो एंगल के रूप में आएगा, अलग अलग प्रकार से आ सकता है। वो आप लोग हायर क्लासेस जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करोगे, सिविल इंजीनियरिंग में सब चीज़ों का और भी रूप देखोगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अब हम लोग सिंपल केसेस को देख रहे हैं, डिफिकल्ट केसेस को अभी हम लोग देखने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये मान लो कि डिफॉर्मेशन आ गया, तो इसी डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, कितना एंगल डिफॉर्म कर गया, दैट इज स्ट्रेन। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो अगर इसकी इनिशियल लेंथ, मैं इसको फिर से अच्छे से बनाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि ये जो ऊपर वाला जो लेंथ है वो x नीचे आ गया, और इनिशियली जिस रॉड की लेंथ थी वो l थी, तो थीटा को क्या लिखोगे, x/l, क्योंकि टेन थीटा, अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो टेन थीटा को थीटा के बराबर लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं x/l। तो देखो x/l, यही हो गया आपका शेयर स्ट्रेन। स्ट्रेन कुछ और नहीं है भैया, डिफॉर्मेशन है। रिलेटिव डिफॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं, एक तरीके से बोला जाए तो वो होता है स्ट्रेन। तो आपको क्लियर है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या क्या चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, फिर आए हमारे एक साइंटिस्ट हुक्स। उन्होंने क्या बोला, हुक्स का ग्राफ अभी थोड़ी देर बाद और भी मैं बताऊंगा। उन्होंने ये बोला, ध्यान से सुनना, कि जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट को लिया, उसने उस पर फोर्स बढ़ाया, तो सिंपल सी बात है एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस भी बढ़ेगा। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है आप ये बोल सकते हो कि इस पर स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, उन्होंने एक्चुअली उसने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लो कि मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एफ एक्सटर्नल के कारण इस बॉडी पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा, साथ साथ कुछ स्ट्रेन आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, इसकी लेंथ कुछ रही होगी, इफ एक्सटर्नल के लगाने के कारण कुछ लेंथ बढ़ गई होगी, तो एफ एक्सटर्नल की अलग अलग वैल्यूज पे इसने स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ किया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ किया तो उसने एक चीज देखी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एक लिमिट तक, बट एक लिमिट तक। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल नहीं लगा। मतलब कि उन्होंने क्या बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन अ लिमिट, एक लिमिट तक, उसके बाद वो प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। तो जिस लिमिट तक ये स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल लेता है उसको हुक्स लिमिट बोलते हैं, या बोल दो इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इस तरीके से इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये विद इन अ लिमिट, इसको इस तरीके से हुक्स लॉ इस तरीके से बोला जाता है कि विद इन अ लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक लिमिट तक स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस को अगर बढ़ाइएगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात को, स्ट्रेस को बढ़ाइएगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो एक
लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसी से यहाँ से आपका कुछ चीजें डिफाइन की गई यंग मॉडुलस। जैसे अगर मैं बात करूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोगों ने के बोल दिया, के इज इक्वल्स टू स्ट्रेन, के इंटू स्ट्रेन। तो यहां से के को हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब ये जो के है, अब ये डिपेंड करेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के कई सारे टाइप्स होते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के कई सारे टाइप्स होते हैं, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा चीज है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये जो के है इसको हम लोग बोलते हैं, के को जो बोलते हैं ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब स्ट्रेस का बहुत सारा टाइप्स है, स्ट्रेन के भी कई सारे टाइप्स है। अब उसी हिसाब से जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया है। जैसे मेनली जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, जो हमारे कोर्स में है, 3 तरह के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। पहला है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। बल्क यंग मॉडुलस क्या होता है, ये असल में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये जो के है असल में इसी को बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेस क्या रहे, स्ट्रेस अगर नॉर्मल स्ट्रेस रहे और स्ट्रेन अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रहे, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इसको हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज सिग्मा एन। सिग्मा एन क्या था भाई, नॉर्मल स्ट्रेस होना चाहिए, और जो ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। क्या है भैया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ऑब्वियस बात है, स्ट्रेस के बहुत सारे टाइप्स है, स्ट्रेन के बहुत सारे टाइप्स है, तो अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग मॉडुलस असल में ये होता है। तो यंग मॉडुलस इसको, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये आपका होता है असल में। अच्छा, स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, मुझे लगता है ये डायमेंशनलेस होगा, डेल्टा एल बाई एल। तो दोनों तरफ मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। स्ट्रेन जो है एक तरीके से यूनिटलेस क्वांटिटी है। डेल्टा वी बाई वी यूनिटलेस, थीटा भी यूनिटलेस होता है, मतलब डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यंग मॉडुलस। पहला तो हमारा हो गया यंग मॉडुलस। दूसरा होता है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। पहला तो हम लोगों ने देख लिया यंग मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, कई जगह इसको किसी और नाम से भी बोला जाता है, कई जगह इसको मैंने नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों बोल दिया, क्योंकि ऐसा मतलब ये समझो कि जिसमें वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उस चीज से रिलेटेड होता है। अगर फोर्स जो है एक तरीके से बोलो परपेंडिकुलर लगा, इस पॉइंट पे यहाँ का जो फोर्स है परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो हर पॉइंट पे अगर तुम ध्यान से देखो तो कई जगह इसको बोलता है बल्क स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कई जगह ऐसे करके भी डिफाइन किया जाता है, तो मैं उस टर्म्स पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको ये बोलने की कोशिश करूंगा, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, सिग्मा एन अपॉन डेल्टा वी बाई वी। माइनस क्यों लगाया आपको पहले से ही पता है, माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि डेल्टा वी बाई वी नेगेटिव होता था। यहाँ पे नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने नेगेटिव लगाया था। अच्छा, कई जगह इसको हम लोग एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी एक्सिस। क्या बोलते हैं, पी एक्सिस। अब पी एक्सिस इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर तुम लॉजिकली सोचो, एक गुब्बारा है, अगर इसको आप एटमॉस्फेयर में रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये यही अपनी शेप एंड साइज को रिगेन करके रहेगा, इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। जैसे आप इसको पानी के अंदर डाल दोगे तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आपने लगा दिया, पानी के अंदर डालने के कारण क्या होगा कि पानी जो है चारों तरफ से इस पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा डेट इज प्रेशर। तो हर डायरेक्शन से जो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया, पी एक्सेस अपॉन जो डेल्टा वी बाई वी आएगा, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही होगा बल्क मॉडुलस की वैल्यू। ये हो गया बल्क मॉडुलस। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, बल्क मॉडुलस में एक कोई इंटरेस्टिंग चीजें आपको बता रहा हूं। बल्क मॉडुलस जो है असल में क्या बताता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो बल्क मॉडुलस किस चीज के बारे में बताता है। बल्क मॉडुलस जिस मटेरियल का ज्यादा होगा, तो बताइए उस मटेरियल को दबाना आसान होगा या मुश्किल होगा, सोच के, लॉजिकली सोच के बोलिएगा। बल्क मॉडुलस को मैंने आपको क्या बोला कि बल्क मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, यंग मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, shear modulus is related to मॉडुलस, shear modulus भी बोलते हैं उसको कई जगह, shear modulus is related to deformation। तो ये 3 चीजें तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। यंग मॉडुलस, अच्छा लेंथ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, लेंथ में चेंज के से रिलेटेड है। बल्क मॉडुलस, अच्छा वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। shear modulus मतलब कुछ डिफॉर्मेशन या एंगल का डिफॉर्मेशन आ गया होगा।
ये तीन चीजें हैं। तो यंग मॉडुलस में क्या था हमारा, नॉर्मली फोर्स लगना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया के एक्सटर्नल फोर्स, तो नॉर्मल रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, और वो अपॉन जो आपका स्ट्रेन है उसको हम लोगों ने इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उससे डिफाइन किया। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो हम जो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर असल में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है। तो मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा अपॉन जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा उस केस में हम लोग बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे पूछा कि बल्क मॉडुलस जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा, कोई बहुत सारे मटेरियल है, जैसे मान लो आयरन का मटेरियल है, एक आपका मान लो कि कोई और दूसरा मटेरियल है, तो बल्क मॉडुलस जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा उसको दबाना मुश्किल होगा। लॉजिकली सोच के बताना, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू, इसको कई जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, पी भी बाई डेल्टा भी। अगर तुम ध्यान से देखो तो पी एक्सेस ही तो था ये भाई, पी एक्सेस। तो ध्यान से देखो कि बल्क मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा भी। मतलब एक बात समझे यहाँ पे, ध्यान से समझना कि जिस बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा, चेंज इन वॉल्यूम उतना कम। तो लॉजिकली जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है उसको दबाना मुश्किल। अब डेल्टा भी क्या है, सेम फोर्स लगाओ, दो मटेरियल का बल्क मॉडुलस अलग अलग दे रखा है, तो जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उसका चेंज इन वॉल्यूम कम आएगा, लॉजिकल बात है। अब यहां से एक टर्म डिफाइन की गई है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी नाम से ही पता चल जाता है कोई कितना दब सकता है, बल्क मॉडुलस का जस्ट उल्टा। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। याद रखिएगा, कंप्रेसिबिलिटी मतलब जस्ट नाम से ही सोचो, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस टाइप की चीज होगी। तो बल्क मॉडुलस क्या है, भीड़ टाइप की चीज, मतलब कंप्रेस नहीं होने की, मतलब ये इस चीज को बताता है कि कोई मटेरियल कितना ढीढ़ है, दबने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे रजिस्टिविटी बोला जाए और कंडक्टिविटी बोला जाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने देखा होगा शायद, उसी तरीके से कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग सी से दिखाते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। ये याद रखिएगा, बहुत जगह आपको ना क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा कि कंप्रेसिबिलिटी बोल देगा, तो मतलब कुल मिला के वो बल्क मॉडुलस बोला है, गधेरे 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी कर दो, तो या आप बोल सकते हो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताइए, लॉजिकली सोच के बताना, लिक्विड्स का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, या गैस का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा? कमेंट करके बताइए अभी। हाँ, नवीन बोल रहा है बल्क मॉडुलस ज्यादा तो हार्ड टू कंप्रेस, सही है, मुश्किल होगा टू कंप्रेस, सही है। लिक्विड का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा या सॉलिड्स का, एक ही मटेरियल की बात करो, ऑब्वियस ही बात है, तुम लॉजिकली सोचो ना, सॉलिड्स को दबाना मुश्किल है भैया, तो सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस ज्यादा होना चाहिए, जिसको दबाना मुश्किल है बल्क मॉडुलस का ज्यादा। ठीक है, अगर आपको 2-3 मटेरियल दे दे, एक आयरन दे दे, एक रबर दे दे, एक कोई और मटेरियल दे दे, तीनों सॉलिड दे दे, तो आप बता सकते हो कि किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा, किसका बल्क मॉडुलस कम होगा। इमेजिन कर लेना किसको दबाना आसान, किसको दबाना मुश्किल हो जाएगा, उसी हिसाब से आपका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा सॉलिड का, फिर होगा लिक्विड का, फिर होगा गैस का। समझ रहे मेरी बात को? तो बल्क मॉडुलस हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, ये चीजें आप लोगों को आना चाहिए। मैं आपसे बस नॉर्मली पूछ रहा हूं, बल्क मॉडुलस को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं। बल्क मॉडुलस हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपके काम आएगा। इसको हम लोगों ने लिखा था, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, सॉरी बी भी डीपी बाई डीपी। असल में ये क्या था, पी एक्सेस, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर देगा। डीपी का क्या मतलब होगा, चेंज इन प्रेशर, पी एक्सेस यही तो हो गया,
पी एक्सेस अपॉन डेल्टा वी बाई बी, ये असल में ऐसे लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, डीपी अपॉन डीवी माइनस के साथ। तो डीपी क्या है, एक्सेस प्रेशर है ना भैया, दिस इज एक्सेस प्रेशर, मैंने क्या बोला था, एक्सेस प्रेशर। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी, ये इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, टेंशन मत लो, करवा देंगे, ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन के रूप में ले लेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी जितना थ्योरी बताया जा रहा है उतना कर लीजिए, ठीक है, अभी बहुत कुछ बताया बेटा। तो डीपी अपॉन डीवी, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं बस आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि गैसेस के लिए अगर कोई गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है, तो उसके लिए जो बल्क मॉडुलस होगा, बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किसी गैस का जो बल्क मॉडुलस होता है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर प्रोसेस की आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया तो गैस के लिए बोलूंगा, तो ये बल्क मॉडुलस हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस के बराबर। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये कैसे आया होगा सोचिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको इस रूप में लेके आने की कोशिश कीजिएगा और देख लीजिएगा दिस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आइसोथर्मल। इसी तरीके से बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आ जाएगा गामा ऑफ पी। ये आप लोगों को बाद में वेव में भी आपको याद आएगा कि न्यूटन्स लॉ एंड लैप्लास करेक्शन में भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए किसी गैस का जो उसकी बल्क मॉडुलस होती है गामा टाइम्स पी होती है, और आइसोथर्मल के लिए प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होती है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक डिटेल में ये बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं शियर मॉडुलस, या इसको शियर मॉडुलस की बात करते हैं। तो शियर मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द टेंजेंशियल स्ट्रेन, दोनों। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को खींचा, तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, ये एक्स था, ये एल था, और ये जो एंगल डिफॉर्म हुआ था ये थीटा था। तो शियर स्ट्रेन क्या, शियर मॉडुलस क्या बताता है, दिस इज व्हाट सिग्मा, शियर मॉडुलस को हम लोग ऐसे ईटा से डिनोट करते हैं। तो शियर मॉडुलस को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा टी अपॉन थीटा से। सिग्मा टी याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन डिफॉर्मेशन, मतलब कि टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, शियर स्ट्रेन भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर, सी कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हाँ सी कंप्रेसिबिलिटी था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। दिस इज शियर स्ट्रेन, क्या है, दिस इज शियर मॉडुलस। मैं हम लोगों ने 3 तरह के मॉडुलस देखे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, 3 मॉडुलस देखे। स्ट्रेस भी बहुत 3 तरह के देख लिए, और स्ट्रेन 2 तरह के देखे। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बता दी। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, चलो एक वायर, एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली साफ साफ एक छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये एक रस्सी है जिसका लैम्डा दे रखा है लैम्डा नॉट इंटू एक्स, लैम्डा नॉट इंटू एक्स ये दे रखा है, और एक्स जो मेजर कर रहे हैं हम लोग बॉटम पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। इसका जो यंग मॉडुलस हमें देख रखा है, यंग मॉडुलस दे रखा है ये, इसका टोटल लेंथ हमें दे रखा है एल, इसका लेंथ हमें दे रखा है एल। तो हमें बताना है स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, स्ट्रेन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और तीसरा है, पहला क्वेश्चन तो ये था, पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन था डेल्टा एल फॉर रॉड। इस रेड रॉड के लिए चेंज इन लेंथ कितना होगा, मतलब एक रॉड है जिसका मास पर यूनिट लेंथ इस तरीके से दे रखा है, जो कि नीचे से हल्का है ऊपर से भारी है, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। इसका यंग मॉडुलस ये दे रखा है, लेंथ एल दे रखा है, तो आपको बोल रहा है कि स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, स्ट्रेन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, और इस रॉड को इस तरीके से लटकाने के लिए इसकी लेंथ में कुछ चेंज आ गया होगा डेल्टा एल, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये तीनों चीजें सॉल्व कीजिए।
और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जितना जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स करोगे उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अरे लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, रस्सी की मास पर यूनिट लेंथ दे रखी है, गधेरों समझ जाना कि मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है। करो भाई, कोई दिक्कत आए तो पूछिए। थ्योरी के नाम पे मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी, अब तो क्वेश्चंस ही बचा है। हो जाए तो बोल दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि और भी क्वेश्चंस कराने हैं बेटा, एक ही क्वेश्चंस पे हमें थोड़ा ना अटकना है। ये सब क्वेश्चंस तो चलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस हो वो इतना अच्छा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं कि आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ जाए बेटा। बाकी हम लोग देखेंगे किस तरीके से करते हैं। और हाँ, एक और पॉइंट लिख लो इसमें, चौथा, स्ट्रेस वर्सेस एक्स ग्राफ। पांचवा, अरे ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा तो सिंपल सी बात, इसका ग्राफ बनाना कोई मुश्किल तो काम नहीं है, तो इसको कट ही कर लो, क्योंकि ये मैंने फंक्शन बोल दिया तो सिंपल सी बात है, आप उसका ग्राफ भी बना सकते हो। हो गया क्या? एक बच्चे से हो गया, बाकी लोगों से ठीक है। और कोई बोलो, आना कुछ बोलो। और इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, उसका ग्राफ भी तो ड्रॉ कर सकते हो ना एज अ फंक्शन ऑफ। डिपेंड करेगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, एक्स कहाँ से लिया है ये इंपॉर्टेंट है। एक्स अगर आप नीचे से ले रहे हो ठीक है, एक्स अगर आप ऊपर से लोगे तो स्ट्रेस का फंक्शन अलग आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में ही बोल रखा है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स वेयर एक्स इज फ्रॉम बॉटम पॉइंट। तो ये चीज याद रखिएगा, फिर अपने मन से मत ले लेना। क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि लैम्डा नीचे से लेना है, मतलब एक्स नीचे से लेना है, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ रहता, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन रहता, तो आप अगर ऊपर से लेते तो कुछ अलग आपको आंसर आता, नीचे से लेते तो कुछ अलग आंसर आता। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनएलएम, सच बता रहा हूं एनएलएम एक बच्चे से हुआ है बस। चलिए ठीक है, देखते हैं, बहुत टाइम लग गया बेटा। अब देखते हैं, स्ट्रेस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये तीनों बहुत अच्छे से प्यार से देखना, समझ में आ जाएगा।
अगर तुम ध्यान से देखो, इसको मैं बनाऊं तो ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका मास जो है वो अपने आप में वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? मतलब किसी भी, अगर जैसे मान लो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? मास अपॉन एल, टोटल मास इस रस्सी की अपॉन एल। लेकिन वो कांस्टेंट है ही नहीं, वो कांस्टेंट नहीं है, एक्स के साथ वैरी कर रही है। मतलब यह है लैम्डा जो है इस रस्सी का वो कांस्टेंट है नहीं। हर एक क्रॉस सेक्शन, मतलब इस तरीके से समझो, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे ये रस्सी भारी होता चला जाएगा। मतलब हो सकता है कि यहां से आप एक्स डिस्टेंस पे जाओ तो एक dx एलिमेंट लो, फिर यहां से कुछ और डिस्टेंस पे जाओ तो छोटा सा dx2 एलिमेंट लो, सेम ही लेंथ का है, सेम ही लेंथ का ये रस्सी का टुकड़ा है, लेकिन इसका मास कुछ अलग आएगा, इसका मास कुछ अलग आएगा। इस केस में क्या आएगा? सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन। बिना इंटीग्रेशन के दिए क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, और मैं क्वेश्चन दूंगा और सिंपल सी बात हुआ इंटीग्रेशन ना लगे, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से x डिस्टेंस पे गया, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां ये वाला क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया, यहां से x डिस्टेंस पे गया। तो एक बात बताओ, सोच के बताना, लॉजिकली बताना, इसका मास कितना हो जाएगा? तो मैं इसका पहले मास निकालता हूं। इसका मास कैसे निकालता हूं? x जो एलिमेंट यहां से x डिस्टेंस पे जो गया, इसका इस टोटल का मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, ये मुझे नहीं पता है। क्योंकि अगर भैया लैम्डा कांस्टेंट होता तो लैम्डा इंटू एक्स कर दिया होता, इसका मास पता चल गया होता, लेकिन लैम्डा तो वेरिएबल है, इसका मतलब इसका मास भी निकालना पड़ेगा थोड़ा सा इंटीग्रेट करके। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको कौन से कलर से लिखूं भाई? चलो ब्लू से लिखता हूं। तो ये x मास है, ये मैंने x लेंथ ले रखा है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ इस x जो लेंथ मैंने बॉटम से ले रखा है, इसमें इसी के अंदर मैं एक y डिस्टेंस पे गया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dy। ध्यान से देखना, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है dy। तो ध्यान से देखना, अगर इस छोटे से एलिमेंट का मास लिखना चाहूं तो मैं मान सकता हूं छोटे से एलिमेंट में जिसका मास पर यूनिट लेंथ है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। लॉजिकल बात है, मास पर यूनिट लेंथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, बहुत पतला सा एक, मतलब लाइन के बराबर एक है। तो सिंपल सी बात है, वहां का जो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ का हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा नॉट इंटू वाई इंटू डी वाई। यह हो गया इस छोटे से एलिमेंट का क्या हो गया, मास हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से लेके x तक के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। 0 से x तक के लिए अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको इस x लेंथ का जो एलिमेंट लिया हमने रस्सी का या वायर का या रॉड का, जो भी आप बोल लो, आपको उसका मास पता चल जाएगा। तो इसका जो मास हो जाएगा, अगर मैं इसकी मास की बात करूं तो वो कितना आएगा? ध्यान से लॉजिकली देखो, क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2, आई थिंक यही आएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका मास के बारे में आपको पता चल गया, लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका आ गया, मतलब मास के बारे में पता चल गया। अब देखो, ध्यान से देखो, इस वाले क्रॉस सेक्शन में कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होगा? सिंपल सी बात है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही तो ये पुल हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें, इस पॉइंट पे स्ट्रेस की बात करें, तो इसका एबीडी डायग्राम बना लो। तो इसका एबीडी डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखो, इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा कुछ, इस एलिमेंट को ऊपर की ओर कुछ लगेगा। ध्यान से देखो, एफ इंटरनल लग रहा होगा, नीचे की ओर इस पे क्या लग रहा होगा, एम जी, जो कि एम की वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एफ इंटरनल की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो एफ इंटरनल, तो स्ट्रेस हम लोग अगर देखें ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, अरे सिंपल सी बात है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि अगर वो दोनों फोर्स बराबर नहीं हो रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, तो ये अभी अपनी लेंथ को बढ़ाते जा रहा होगा। तो लॉजिकली अगर तुम देखो तो ये चीज होल्ड कर रही होगी। तो स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं एफ रिस्टोरिंग अपॉन एफ इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो दिस इज लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2a। ये कितने लोगों का सही था? स्ट्रेस की वैल्यू ये आ जाएगी,
स्ट्रेस की वैल्यू ये आ जाएगी। पहले ये बताइए ये कितने लोगों का सही था, ये कितने लोगों का सही था, सोच के बताना ये कितने लोगों का सही था। ये स्ट्रेस आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। स्ट्रेन का फंक्शन हम नहीं निकाल सकते, देखना। चलो ठीक है, दूसरा केस करते हैं। अब देखो, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ध्यान से देखना। अब इस पे थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसके आगे और क्या किया जा सकता है। अब देखो, मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे स्ट्रेन क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाता हूँ, ध्यान से सुनना, x डिस्टेंस पे जाता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ dx, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ dx। इस छोटे से एलिमेंट के लिए क्या मैं यंग मॉडुलस की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ कि यंग मॉडुलस की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस छोटे से एलिमेंट का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अपॉन स्ट्रेन। अब देखो यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट होता है, तो यंग मॉडुलस कांस्टेंट। इस छोटे से x डिस्टेंस पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, जो हम लोगों ने अभी निकाला है, कितना निकाला है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई जी बाई 2। अच्छा, स्ट्रेन हम क्या बोलेंगे, मैं मान लेता हूं इस छोटे से एलिमेंट में जो एलोंगेशन आया, मतलब कि चेंज इन लेंथ आया, दैट इज एलोंगेशन को मैंने ई से लिखा है, डेल्टा ई आया, और इसका इनिशियल लेंथ कितना था, डेल्टा एक्स था। मतलब ये समझो ना, इस पे कुछ स्ट्रेस लगा होगा, तो इसकी लेंथ जो पहले dx थी उसको खींच के हमने de कर दिया। तो क्या मैं इसकी स्ट्रेन को लिख सकता हूं क्या, de अपॉन dx। अरे de क्या है, एलोंगेशन इन एलिमेंट dx, और ये dx तो इसकी इनिशियल लेंथ थी, और इसमें एलोंगेशन कितना आ गया, de आ गया। तो मैंने ये चीज मान ली, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखो, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, de, मतलब de को इस तरफ ले आओ, तो de इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, तो लैम्डा नॉट g बाई 2 इंटू यंग मॉडुलस x स्क्वायर इंटू dx, और x की वैल्यू अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, x की वैल्यू को 0 से लेके l तक, तो ये नेट एलोंगेशन आ जाएगा, नेट एलोंगेशन जिसको हम लोग डेल्टा एल बोलेंगे, तो मतलब हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू भी आ गई और स्ट्रेस का फंक्शन भी आ गया। ऑब्वियस सी बात है, आप स्ट्रेन के बारे में नहीं बता सकते, स्ट्रेन का फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते, ठीक है। या आप अगर इसको सॉल्व भी करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, 0 टू लेके x तक के लिए कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी भी x डिस्टेंस के छोटे से एलिमेंट के लिए 0 से x कर दोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि वहां से x डिस्टेंस पे, हाँ कर सकते हैं, अगर 0 से x कर दोगे, अगर इसी को इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेके x, तो ये आपको बताएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको ये बताएगा 0 से लेके x तक का जितना बड़ा वायर का सेगमेंट है उसका एलोंगेशन कितना हुआ। लॉजिकली समझिएगा मेरी बात को, कि अगर आप लिमिट जो लगाओगे उतने लेंथ का एलोंगेशन ये बताएगा, तो किसी एक पर्टिकुलर x पॉइंट का एलोंगेशन तो नहीं बताएगा, लेकिन ये बता देगा वहां बॉटम पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का एलोंगेशन कितना हुआ होगा, ये आप समझिए, ठीक है। चलिए 0 से x कर दीजिएगा तो वो वहां से उस x डिस्टेंस तक का एलोंगेशन कितना हुआ होगा वो आपका बता देगा। 0 से l कर दिया तो पूरे वायर का एलोंगेशन बताएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। अब इसी के नीचे अगर मान लो, सुन लो मेरी बात को, अब इसी के नीचे अगर एक वायर मास कुछ जोड़ दिया होता, मेरी बात को समझना, अगर यहाँ पे मास जोड़ दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, एफबीडी डायग्राम यहाँ पे क्या आ जाता, ये निकाल तो लिए ही होते, प्लस ऑफ mg कर दिए होते जो आप मास यहाँ पे लगाते, तो कोई दिक्कत नहीं होता। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी होती, क्योंकि दिस इज अ
क्वेश्चन ऑफ एनएलएम, एनएलएम का जो क्वेश्चन होता है आपको क्या करना पड़ता है, इस वायर के किसी एक्स डिस्टेंस पे आपको टेंशन ही निकालना। दिस क्वेश्चन इज सेम एज कि किसी एक वायर को हमने हैंग करके रखा हुआ है, उसका मास कुछ दिया हुआ है, तो आप डिफरेंट पोजीशंस पे उसकी टेंशंस की वैल्यू निकालो, तो ये तो वही है। और वो जो टेंशन होगा, सिंपल सी बात है, वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये एनएलएम का ही एक पार्ट है, एनएलएम का ही एक रूप है, समझ रहे हो। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ आपको दे रखा है, ध्यान से सुनेगा। ये एक वायर है जिसका लेंथ आपको L दे रखा है, इसका यंग मॉडुलस दे रखा है, इस पे फोर्स हम लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसका लेंथ L दे रखा है। तो वही सारी चीजें, स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x, स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x। अब x आप पे डिपेंड करता है, आप x अपने मन से चूज करो, समझ रहे हो सकता है आप यहां से x चूज करो, हो सकता है आप x यहां से चूज करो, इट्स अपॉन यू। दोनों कंडीशन पे फंक्शन अलग अलग आएगा, तो आपको इसमें ठीक है बेटा, अच्छी बात है। कीजिए इसको, फिर वही सारे क्वेश्चन है। आपको बताना है कि स्ट्रेस वर्सेस एक्स ग्राफ बताना है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए स्ट्रेस वर्सेस एक्स ग्राफ बताना है। चलिए, ज्यादा कुछ मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, स्ट्रेस वर्सेस एक्स ग्राफ इसके लिए बता दीजिए, और नेट एलोंगेशन इन वायर क्या होगा, या इस रस्सी में क्या होगा, वो आप बता दीजिए। देखो, अगर मैं चाहता तो यंग मॉडुलस को भी वैरी करवा सकता था, तो वो अगर वैरी करवा देता तो कुछ नहीं, बस आपका इंटीग्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाना होता। आदित्य, आपसे हो गया। सैंडी पॉल, पूरा एससी वर्मा कर लिया, ऐसा क्वेश्चन पहली बार कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, एससी वर्मा में शायद नहीं दिया हुआ है। बेटा देखो, मेरा तो यही ओपिनियन रहता है कि कोई भी चैप्टर करो, एडवांस के लिए अगर आप करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको फिर बेसिक लेवल से आपका काम नहीं चलेगा। उस चैप्टर को आप थोड़ा सा डिटेल में और जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में देखो। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सेलेक्ट करूं और उनको करवाऊं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मुझे भी खोजने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बट देखेंगे इसको। लेकिन कल सबसे पहले तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद जब ये दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे इसके थ्योरी, फिर क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, क्योंकि तब मैं थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी को मिक्सअप क्वेश्चंस भी आपको दे सकता हूँ। एक बच्चे से ही हुआ है, किसी और से नहीं हुआ है क्या? ठीक है, कुछ बच्चे मान लो कि एफ जहां से स्टार्ट, जहां पे एफ लगा रहे हैं ना वहां से एक्स लिया है, कुछ बच्चे इधर से मानेंगे एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अबे ये एनएलएम का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन में और भी वेरिएशन किया जा सकता था कि मान लो कि जिस सरफेस पे इसको खींचा जा रहा है वो सरफेस मान लो कि फ्रिक्शन होता, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया होता। तो मैं आपको अभी तो बता दे रहा हूं, लेकिन आप इसका रिजल्ट याद रखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा ही नहीं। बाद में जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा फ्रिक्शन फोर्स इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सर हम यंग मॉडुलस को वेरी नहीं करा सकते, क्यों
करा सकते हैं ना एक्स के साथ, क्योंकि यंग मॉडुलस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा देखो, अगर मैं ऐसा ऐसा एक रस्सी बना लूँ जिसमें कि अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू वो रस्सी बना हो, तो क्या करोगे? अगर करवा सकते, क्वेश्चन में कुछ भी कराया जा सकता। मान लो एक ऐसी रस्सी बनी हुई है जो कि ये छोटा सा पार्ट उसका कुछ अलग मटेरियल का बना हो, छोटा सा पार्ट अलग मटेरियल का बना हो। तुम ये मत सोचो कि कैसे होगा। अब एक ऐसा हमने ऐसा कुछ किया, उस हिसाब से तो के की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो मैंने हीट ट्रांसफर में बोला था वो भी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हमने एक ऐसा रोड बना लिया जिसके थ्रू हीट जा रही है, जिसका कि हर एक पॉइंट पे मटेरियल चेंज हो रहा है। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, टाइम ज्यादा लग रहा है बेटा। ठीक है, इसका मास m दे रखा है, कहीं कोई मैंने लिखा नहीं था, ये मान लीजिएगा इसका मास m दे रखा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को और भी डिफिकल्ट किया जा सकता था। इसका लैम्डा में अगर वेरिएबल दे देता तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में याद करो, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा जो है लैम्डा नॉट इंटू एक्स कुछ भी दे सकता था, लैम्डा नॉट इंटू ई की पावर एक्स, लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 प्लस जो कुछ भी लैम्डा का। अगर मान लो ये मैंने नहीं दे रखा है, अगर इसका लैम्डा वेरिएबल होता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता तो भैया कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है आप लैम्डा कांस्टेंट मानो। यानी यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है, ये मान के चलो कि यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो मास अपॉन लेंथ दे रखी है और कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? मास अपॉन लेंथ दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, एक्स जो है यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से एक्स लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस पूरे रस्सी का एक्सेलरेशन की बात करूं तो इस रस्सी का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा F/m। ये बात आपको चमकनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहां से x डिस्टेंस पे गया तो ये छोटा सा एलिमेंट हुआ। तो सिंपल सी बात है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, L माइनस एक्स। कितनी हो गई, L माइनस एक्स। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये जो L माइनस एक्स वाला एलिमेंट है यहां का टेंशन निकाल लूं, वही तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा ना। तो ये एक बात बताओ, इसमें टेंशन T लग रहा है, और ये जो अगर ये पूरी बॉडी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है तो सिंपल सी बात है इसका एक टुकड़ा भी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a, दिस इज F/m। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो इसका मास कितना हो जाएगा, इस वाले का जो मास होगा वो भैया कुछ और नहीं है, दिस इज L माइनस एक्स इंटू m बाई एल है। सॉरी, इसको स्मॉल एल लिखो। तो दिस इज व्हाट, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है m इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। इसका मास जो हो जाएगा वो इतना होगा। अबे लैम्डा को कांस्टेंट मान रखा है, अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं दिया होता तो फिर तुमको इधर वाला पूरा इंटीग्रेट करके इसको निकालना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो क्वेश्चन आपको नहीं करवाना चाहता, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। मान लो तो कि लैम्डा इसका लैम्डा नॉट इंटू एक्स के टर्म में दिया होता तो फिर आपको ये इंटीग्रेट करा के लैम्डा यहां से यहां तक का मास निकालना पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलो ये आपका हो गया। यहाँ लैम्डा कांस्टेंट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्टली इस तरीके से निकाल दिया। अच्छा, अब यहाँ का टेंशन निकल जाएगा। यही टेंशन तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो टेंशन की वैल्यू निकालो, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी क्या, m इंटू ए। तो m कितना दे रखा है, m इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स बाई एल इंटू व्हाट, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपका F/m। तो ध्यान से देखिए, दिस इज F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। ये तो इंटरनल टेंशन जो है उस पॉइंट का आ गया। यही आपका जो है F रिस्टोरिंग की तरह बिहेव कर रहा है। यानी स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी भैया, स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी F/a
इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड एक्स। एक्स कहां से मेजर किया गया है? एक्स जो मेजर किया गया है, जिस पॉइंट से हमने फोर्स लगाया है उसी पॉइंट से हमने एक्स को मेजर किया है। अगर आप एक्स इधर से लेते तो ये फंक्शन जो है कुछ अलग आता। ठीक है, अब स्ट्रेस आ गया तो लॉजिकल बात है डेल्टा एल निकल जाएगा। फिर क्या करोगे? एक्स डिस्टेंस पे जाओगे, छोटा सा एलिमेंट लोगे, उस छोटे से एलिमेंट में ये एलोंगेशन को मानोगे डी और उसका जो लेंथ है dx है, तो उसी को इस तरीके से इंडिकेट कर दीजिए तो उसका टोटल एलोंगेशन आ जाएगा। और x की वैल्यू 0 से लेके l तक इंडिकेट कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? अब इसके आगे हो जाएगा कि और भी कराना पड़ेगा। अब ये बताओ, स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई तो इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे? स्ट्रेस वर्सेस एक्स ग्राफ नहीं बना पाओगे? गधेरे हो क्या? इसका ग्राफ नहीं बनेगा तो फिर तो तुम पानी डूब के मर जाना। एक बार आप लोग ये वाला तो हो गया, नेक्स्ट वाला ये बताइएगा कि नेक्स्ट वाला जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, वीरप्पन बोल रहा है कि सर एफ एक्स अपॉन ए एल आया लेफ्ट से। मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये बच्चा हाँ सही बोल रहा है। अगर आप x इधर से लोगे तो ये आ जाएगा। अगर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी, जो आपका रिलेशन अभी इस तरह से दिख रहा है f बाई ए 1 माइनस एक्स बाई एल, वो आ जाएगा एफ एक्स अपॉन ए एल। अगर x अपोजिट साइड से लिए होते तो ये आता। तो स्ट्रेस आपको आ गया है, स्ट्रेन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, बस यहाँ से। अब अगर मैंने x यहाँ से माना है तो अब यहाँ से जाइए x डिस्टेंस पे, छोटा सा एलिमेंट लीजिए dx, इस छोटे से एलिमेंट में एलोंगेशन de मान लीजिए। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या लिखिएगा आप? यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ का स्ट्रेस और यहाँ का स्ट्रेस आप लोगों ने लिख रखा है एफ अपॉन ए एल इंटू 1 माइनस ऑफ 1 माइनस, यही है ना? एक मिनट, ठीक ठीक सही है, ठीक है ना? एल नहीं है, एक्स बाई एल अपॉन, ये तो स्ट्रेस हो गया, अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऊपर चल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू को 0 से लेके l तक कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। दूसरा, इस क्वेश्चन को देखो, मैं 2-3 वेरिएशन इस क्वेश्चन का बता दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर खुद से निकालिएगा। बेटा प्लीज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला वेरिएशन क्या है इस क्वेश्चन का, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। मान लीजिएगा इस रस्सी का जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, और इसको हम लोग एफ फोर्स से खींच रहे हैं। जिस सरफेस पे इसको खींच रहे हैं ये स्मूथ है, क्या है? स्मूथ है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फिर से वही सारी चीजें, स्ट्रेस वर्सेस एक्स ग्राफ, नेट एलोंगेशन, ये सब सारी चीजें आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, बाद में एक चीज और लिख दीजिएगा कि टोटल एनर्जी स्टोर इन द रॉड, टोटल एनर्जी स्टोर इन द रॉड। लास्ट में आप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें एक पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा, टोटल एनर्जी स्टोर इन द रॉड। ठीक, ये जरूर ऐड कीजिएगा आप लोग, टोटल एनर्जी स्टोर इन द रॉड। ठीक है, चलिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी रॉड पे। पहला वेरिएशन ये हो गया। दूसरा वेरिएशन क्या हो गया भैया? दूसरा वेरिएशन ये है, थोड़ा सा इसको आसान बना देते हैं। इस पे एफ फोर्स लगा है और यहाँ पे जो म्यू दे रखा है। अब इसका जो अभी ये जो है लैम्डा जो है वो आपको लैम्डा नॉट ही दे रखा है, मतलब कि ये जो है लैम्डा जो है, अच्छा इसका लेंथ आपको एल दे रखा है। ठीक है, इसका लेंथ एल दे रखा है, तो मतलब यहाँ का लैम्डा कांस्टेंट है, इसकी लेंथ एल दे रखी है। तो फिर से आपको ये चीज पूछा गया है। क्या आप सोचिए, मैं इसका रिजल्ट बता दे रहा हूँ, इस फ्रिक्शन फोर्स पे इसका जो स्ट्रेस या स्ट्रेन या कुछ भी एलोंगेशन इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब म्यू का फंक्शन होगा ही नहीं।
ये ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा कि म्यू का कोई भी रोल जो पिछले वाले क्वेश्चन में, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, उसमें और इसमें, इसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में और उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि म्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक बार करके देखिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा, इस पे मजा आएगा। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, बाकी मेरे तरफ से तो मैंने करवा दिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट, ये क्वेश्चन करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी ठीक है। चलो, आइसोथर्मल के लिए करा दिया। अब हम लोग बात करेंगे के लिए क्या हुआ? आगे चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो स्ट्रेस वाला स्ट्रेन वाला जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसको देखो थोड़ा ध्यान से। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस की, मतलब यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूले की बात करूँ, तो यंग मॉडुलस को आप कैसे लिखते हो? ध्यान से देखो। यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू F/A इंटू अपॉन डेल्टा L/N। ये तो लिखते हो ना, अगर तुम लॉजिकली देखो तो यही चीज हम लोग लिखते हैं। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो हम लोग F को क्या लिखते हैं? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो F को ऐसे लिख सकते हैं, गामा A/L, यानी यंग मॉडुलस इंटू A/L इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स क्या है भैया? चेंज इन लेंथ। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो स्प्रिंग फोर्सेस क्या होता है? दिस इज माइनस ऑफ kx, यही तो होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो स्प्रिंग फोर्सेस इज माइनस ऑफ kx। ये कुछ इसी तरह की चीज है। अगर किसी वायर को तुम खींच रहे हो, जैसे कि स्प्रिंग को खींच रहे हो, तो अंदर की ओर फोर्स लगता है माइनस ऑफ kx। इसी तरीके से मान लो इसकी लेंथ L थी, अब इसकी लेंथ आपने चेंज करके, मतलब डेल्टा L असल में क्या है? डेल्टा L अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ। मतलब आपने उस इलास्टिक मटेरियल की लेंथ में कितना चेंज ले आया या कितना उसकी लेंथ बढ़ा दी, घटा दी, वही चीज तो बताता है डेल्टा L। तो मतलब इसको ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग के एनालॉगी से मैच कर रहा है। ये स्प्रिंग के एनालॉगी से मैच कर रहा है, मतलब जो चीज स्प्रिंग करता है वो चीज आपका एक इलास्टिक रॉड करता है। तो कई बार मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इलास्टिक मटेरियल को आप स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखिएगा, उस इलास्टिक मटेरियल का या इलास्टिक रॉड का जो के होगा, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होगा, जिसकी वैल्यू गामा A/L के बराबर होगी। मतलब आपको जैसे सपोज करो कि ये क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो कि भैया ऐसे करके एक इलास्टिक मटेरियल है जिसका कि यंग मॉडुलस दे रखा है, ए दे रखा है, इसकी लेंथ L दे रखी है, इससे एक रॉड लगा रखा है हमने, इस रॉड को हमने x डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया, तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जब आप इस तरह के रॉड को जब एक्सीलरेट करवाओगे तो सिंपल सी बात, इसका टाइम पीरियड होता है, जो कि SHM में भी हम लोग देखेंगे 2π√m/k। समझ रहे हो? m/k, इसका मास हम लोग m मान लेते हैं। लेकिन चूंकि ये स्प्रिंग है नहीं, ये एक इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक मटेरियल है तो सिंपल सी बात है, मैं ये बोलूंगा कि इसको हम लोग एक स्प्रिंग से रिप्लेस करवा सकते हैं, और स्प्रिंग से जो रिप्लेस कराएंगे इसकी के की वैल्यू हो जाएगी गामा A/L। तो इस के की जगह आप रिप्लेस करा दीजिए गामा A/L। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि एक इलास्टिक मटेरियल को आप एक स्प्रिंग से रिप्लेस करा सकते हो, क्योंकि दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा है। तो जिसकी के इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी गामा A/L। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको काम भी आ सकता है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, ये मान के चलता हूँ ये ऑलरेडी आपको आता है। जैसे मैं आपको एक बात बोलूँ कि अगर स्प्रिंग के टुकड़े कर दिया जाए तो K/L की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये सब चीजें तो आती है ना। आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये सब चीजें तो आप लोगों को पता होगी कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग लगाते हैं, दो स्प्रिंग है, सपोज करो इसकी K1 है और ये K2 है, तो इसका के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? के इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? इन दोनों स्प्रिंग को अगर एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कराया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो वो के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए? आप सोच के बताइए। तो मुझे याद होगा, ये मुझे जहां तक लगता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। इसको हम लोग कैपेसिटर में, जैसे हम लोग सीरीज में हम जब कैपेसिटर्स लगाते हैं वैसे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं।
इसी तरीके से पैरेलल में क्या होता है, के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फोर्स सेम होता है। अगर आप इस पे F फोर्स लगाओगे, अगर F फोर्स से स्प्रिंग को खींचोगे तो इस पे भी F फोर्स होगा, इस पे भी फोर्स F होगा, लेकिन दोनों में एलोंगेशन अलग अलग आ सकता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फोर्सेस अलग होंगे लेकिन आपका एक्स सेम होगा। तो ये दो चीजें हैं जो स्मॉल छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ये ऑब्वियस सी बात है, आपको एनएलएम में बताया जाता है। अगर कोई स्प्रिंग की लेंथ L दे रखी है तो उसके अगर टुकड़े किए जाए तो सिंपल सी बात है, K इंटू एल का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगा, K इंटू, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, L इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि मैकेनिक्स में आप लोग करते हो, ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपका जो इलास्टिसिटी कोई अलग चैप्टर है क्या, नहीं, मैकेनिक्स से इसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करवाया जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होगी और ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात मैं आपसे करने वाला हूं, अब जैसे इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, बुक का ही क्वेश्चन है, मैं समझाने के लिए क्वेश्चन उठा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बुक का क्वेश्चन है, ऐसे करके कुछ इलास्टिक मटेरियल दे रखा है, ऐसे करके 3 इलास्टिक मटेरियल इस तरीके से दे रखा है। मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूं, शायद आई थिंक सिंगेज का है, शायद सिंगेज का क्वेश्चन है, सिंगेज का एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। तो इसका कुछ दे रखा था, L1 लेंथ दे रखा था यंग मॉडुलस का, या Y1 दे रखा है, इसका लेंथ L2 दे रखा है, यंग मॉडुलस Y2 दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A3 दे रखा है, लेंथ इसका L3 दे रखा है, यंग मॉडुलस Y3 दे रखा है। अब इसको बोला जा रहा है कि अगर हम F फोर्स लगाए तो नेट एलोंगेशन कितना होगा, मतलब ये कितना दूर खींच जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं है भाई, मैं इसको 3 स्प्रिंग की तरह मान ले रहा हूँ। पहला एक स्प्रिंग K1 की तरह, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरा स्प्रिंग K2, तीसरा स्प्रिंग K3। अब तो बहुत आसान हो गया, इन तीनों स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या आप? ध्यान से देखिए, K1 की वैल्यू क्या लिखिएगा, यहाँ का गामा 1 इंटू A1 अपॉन L1, ये K1 की वैल्यू आ गई, इसी तरह K2 की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से K3 की वैल्यू आ जाएगी। अब 3 स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा, K इक्विवेलेंट आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल्स टू K, तो इन K इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका मतलब है 3 स्प्रिंग को हटा के आप एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करवा सकते हैं। उस सिंगल स्प्रिंग का जो सिंगल स्प्रिंग से जब आप रिप्लेस कराइएगा तो लॉजिकल बात है, सिंगल स्प्रिंग से लॉजिकल रिप्लेस कराइएगा तो उसके लिए क्या लिखिएगा, ये K इक्विवेलेंट है भैया, और उस पर फोर्स लगाया F, तो ये लिखिएगा F इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इनटू X। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F बाई K इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट बेसिकली आप आराम से निकाल सकते हो। स्प्रिंग में जैसे आप निकालते हो, 3 अगर स्प्रिंग अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो उसका K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। इसी तरीके से पैरेलली भी लगा दिया होता तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये जो मैंने तरीका बताया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, क्योंकि इससे आसानी से निकल जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, इस पे भी F फोर्स लगेगा, इस पे भी F फोर्स लगेगा, इस पे भी F फोर्स लगेगा, तो आप इसका इंडिविजुअली अलग से K निकालो, इसका अलग से x1 निकालो, इसका x2 अलग से निकालो, इसका x3 अलग से निकालो, तीनों को जोड़ दो। वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक तरीका आपको दूसरा तरीका किए स्प्रिंग वाला मेथड भी आपको बता दिया। एक बार बताओ भाई, हाँ ना कुछ बोलो कि हुआ कि नहीं हुआ, कि थोड़ा स्लो बढ़ाओ। अब तीनों ब्लॉक में फोर्स सेम होगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसमें स्ट्रेस जो लग रहा होगा इस वाले पार्ट में, इसमें जो स्ट्रेस लग रहा होगा, इसमें जो स्ट्रेस लग रहा होगा, तीनों में अलग अलग होगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। इसका एरिया बड़ा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियस सी बात है वो डिपेंड करेगा, तो स्ट्रेस अलग अलग होगा, ठीक है। बहुत बेस्ट तरीका है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इस पर क्वेश्चन आए भी हैं प्रीवियस ईयर्स में, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, स्प्रिंग वाले मेथड से बहुत बार क्वेश्चंस आपके आसान हो जाते हैं। और ये बात याद रखिएगा
कि एसएचएम को अगर इस चीज से रिलेट कर दिया तो बेटा तुम्हारे पसीने छूट जाने वाले हैं, इसलिए याद रखिएगा, ये तरीका याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए अब एक हेडिंग डाल लीजिएगा वाई इक्विवेलेंट। वाई इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जैसे आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है 4-5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4-5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उन सभी रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करा दे तो उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो आर इक्विवेलेंट होता है। अच्छा इसी तरीके से वाई इक्विवेलेंट, जैसे सपोज करो मान लेते हैं कि एक आपका ऐसे करके दो मटेरियल है, दो मटेरियल अलग अलग तरह का दिया हुआ है, ठीक है। इसकी हम लोग बात करते हैं, मान लो दो तरह का मटेरियल दे रहा है, इसका लेंथ L1 है, यंग मॉडुलस Y1 है, और इसका मान लो कि इसका क्या एरिया A1 दे रखा है, और इसका लेंथ L2, यंग मॉडुलस Y2 और एरिया A2 दे रखा है। अब आपको बोल दे कि इस सिस्टम के लिए वाई इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए। वाई इक्विवेलेंट की मतलब कि गामा इक्विवेलेंट, मतलब ये समझो कि यंग मॉडुलस यंग इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस बताइए इस पूरे सिस्टम के लिए। तो आपको याद होगा कि मैं इस तरह की चीजों के लिए आपको एक बात बताया था, याद कीजिए जब के इक्विवेलेंट बता रहा था, शेप एंड साइज को बिगाड़े बिना, शेप एंड साइज को बिगाड़े बिना आप क्या कीजिए कि आप इसी तरह का, ये मान लीजिए कि एक सिस्टम है, एक इसी तरह का सिस्टम है, इसी तरह का सिस्टम है जिसमें कि अब अलग अलग यंग मॉडुलस नहीं है, सेम तरह का यंग मॉडुलस है। वाई इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, के इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, आर इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, ये चीज आप जानते हो, सिंगल चीज से रिप्लेस करा दे, मतलब हम शेप एंड साइज को बिगाड़े नहीं, मतलब लेंथ तो आपकी L1 ही रही और एरिया तो आपका A1 ही रहा, इसी तरीके से लेंथ इसका L2 रहा, एरिया A2 रहा, लेकिन इसका के इक्विवेलेंट हो गया, यहां पे भी के इक्विवेलेंट होगा, मतलब जो एक ऐसे हाइपोथेटिकल मटेरियल से भर दिया, सॉरी के इक्विवेलेंट नहीं गामा इक्विवेलेंट, सॉरी के इक्विवेलेंट नहीं गामा इक्विवेलेंट हम लोग देख रहे थे ना, यहां पे भी हम लोगों ने गामा इक्विवेलेंट भर दिया, क्या कर दिया, गामा इक्विवेलेंट या जो भी बोल लो यंग मॉडुलस का इक्विवेलेंट। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों सिस्टम सेम ही काम करेगा तो यहाँ पे जो पहले के इस वाले सिस्टम का जो पहले के इक्विवेलेंट आएगा इनिशियली, अब इसका जो के इक्विवेलेंट फाइनली आएगा दोनों सेम होगा, लॉजिकल बात है। अगर मैं इसकी इनिशियली के इक्विवेलेंट की बात करूं और इसका फाइनल के इक्विवेलेंट की बात करूं, के इक्विवेलेंट मतलब समझ रहे हो, ये हो जाएगा गामा 1 L1 अपॉन गामा 1 इंटू A1 अपॉन L1, इसका K2 क्या हो जाएगा, सॉरी गामा यंग मॉडुलस बोल दो, यंग मॉडुलस 2 इंटू A2 अपॉन L2। इसी तरीके से अगर इसका अब देखो K1 डैश की बात की जाए तो ये अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो के यंग मॉडुलस इक्विवेलेंट इंटू A1 अपॉन L1। इसी तरीके से इसकी बात की जाए तो ये कि इसका K2 डैश क्या हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा यंग मॉडुलस इक्विवेलेंट इंटू A2 अपॉन L2। तो आपको ये दोनों चीजें पता है, के इक्विवेलेंट इनिशियल इज इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट फाइनल होना चाहिए, के इक्विवेलेंट इनिशियल दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K2 डैश। इससे आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये करना पड़ेगा L1 अपॉन गामा 1 A1 प्लस ऑफ L2 अपॉन गामा 2 A2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन y इक्विवेलेंट इंटू A1। y इक्विवेलेंट में बोल दे रहा हूं, आप ये समझिएगा ये यंग मॉडुलस है, ठीक है, इसलिए इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। L2 अपॉन y इक्विवेलेंट इंटू A2, यहां से आप y इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप जिसको बोले यंग मॉडुलस इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि सिंपल सी बात है, ये दोनों सिस्टम का के इक्विवेलेंट को सेम करवा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिकल चीज है, ठीक है। चलिए यहां से आप के इक्विवेलेंट, अब जैसा कैसा भी सिस्टम आ जाए भैया, सीरीज में रहे पैरेलल में रहे, सिंपल सी बात है, किसी भी पार्ट ऑफ सिस्टम के लिए आप उसको स्प्रिंग से रिप्लेस करवा सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर गामा की बात बोल ली जाए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक बार कमेंट करके फिर से बताओ ये लॉजिक चीज आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मैंने जैसे एक क्वेश्चंस क्लास में करवाया था, अगर आप चाहो तो लिख लो, अगर ना चाहो तो इट्स अपॉन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने 3 सिस्टम बनाया था और क्या बोला था भैया, इसको ऐसे करके यहां से बांध दिया था, ठीक है। इसका एरिया दे रखा था A1, इसका लेंथ
L और इसका दे रखा था y1, इसका एरिया दे रखा था A1, इसे A2, लेंथ इसका दे रखा था L और इसका y2 और ये इसका एरिया दे रखा था A। A1 प्लस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A, ये बात याद रखिएगा। A इसका लेंथ दे रखा था चलो L1 और ये दे रखा था y3, कुछ भी अपने मन से डाटा मान लिया था। इसका बोला था कि y केवल निकालो बेटा, ऐसे निकालोगे, सोच लो ये दो स्प्रिंग उसके साथ इसका ऐसे करके बनेगा, देखो ये दो स्प्रिंग इस तरह का कुछ सिस्टम बनेगा। सोचना दिस टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल देन दिस स्प्रिंग इज इन सीरीज, ऐसे कुछ बनेगा, लॉजिकली सोचना। ये दोनों स्प्रिंग मान लो पैरेलल में है, उसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ है, बात खत्म। उसका निकाल लेना, पूरा कैलकुलेशन करके बताऊं क्या, इतना तो मानना चाहिए। ठीक है, इसका के इक्विवेलेंट निकाल लो मैंने, पहले इसका निकाल लेना K1 प्लस K2, उसके बाद इसका निकाल लेना। ठीक है, दोनों पहले तो सबसे पहले तो सभी का जो गामा है उसको चेंज करके गामा इक्विवेलेंट एक सिस्टम के लिए लिखना, फिर के इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों तरफ इक्वेट करवा देना दोनों सिस्टम के लिए, आंसर आ जाएगा के इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा एनर्जी स्टोर इन डिफॉर्मिंग इलास्टिक वायर। एनर्जी स्टोर इन डिफॉर्मिंग इलास्टिक वायर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पता होगा कि अगर किसी स्प्रिंग को, अगर इसको इससे ध्यान से सोचा जाएगा, अगर किसी स्प्रिंग को अगर हम लोग एक्स खींचते हैं तो याद होगा इस पे जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। याद कीजिए, अगर हम लोग इसको नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस तक खींचते हैं तो इस पे एनर्जी कितनी स्टोर जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका एक अलग डेफिनेशन भी, इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर जब हम एक इलास्टिक वायर को जब हम खींचेंगे, मान लो इसको अगर हम एक्स खींचेंगे तो सिंपल सी बात में जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हो जाएगी हाफ। अच्छा, इसका के क्या लिखोगे, इसका जो के होगा वो हो जाएगा गामा ए बाई एल इंटू, सिंपल सी बात है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें इसका जो एक्स होता है, सिंपल सी बात है कि जो इलास्टिक वायर के लिए जो हम लोग एक्स लेते हैं उसको डेल्टा एल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर। अब देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको और भी तरीके से इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जा सकता था। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि किसी स्प्रिंग को अगर खींचते थे तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती थी। अगर इसको नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस तक खींचा है या दबा दिया तो उसमें एनर्जी स्टोर होती थी हाफ के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस पे एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, हाफ के की वैल्यू गामा ए बाई एल है, इंटू एक्स में इसमें लेते हैं डेल्टा एक्स। सर क्वेश्चंस में टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, भाई वही बता रहा हूँ गधेरे, देख लो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं एक बात आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से लिख सकता हूँ क्या, यू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, इसको मैंने लिख दिया हाफ इंटू गामा ए बाई एल। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, एल से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया डेल्टा एल बाई एल। ये थोड़ा सा चमका, इसको ध्यान से देखना, या एल से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो ये तो हो गया भैया वॉल्यूम, ये क्या हो गया वॉल्यूम। तो U अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, देखो ना U बाई V, ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द वायर। इसको आप पर यूनिट, अगर आप हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वायर में। लेकिन एक बात समझिएगा, लॉजिकली चीज समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, अब जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे इस वाले केस के लिए ध्यान से देखो, आप जब यहां से x डिस्टेंस पे जाओगे, जो हम लोगों ने पीछे अभी आपको क्वेश्चन कराया था,
तो ध्यान से देखो यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ हम लोगों ने लिखा था dx और इसका एरिया लिया था dA। तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट में एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम लिखूं तो इसका वॉल्यूम कितना है भैया? अगर इस पर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम लिखूं, अगर इसमें इस छोटे से एलिमेंट में एनर्जी स्टोर लिखूं तो वो कितना होगा? अगर ध्यान से देखो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा इस छोटे से एलिमेंट में वो लिखूंगा हाफ स्ट्रेस, यहाँ का स्ट्रेस इंटू यहाँ का स्ट्रेन। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ का स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करोगे इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद या आप इसको ऐसे कर लो हाफ इंटू यंग मॉडुलस के टर्म में लिख लो। मैं एक मिनट देख लेता हूं। हाँ ठीक है, सही है ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट के लिए डी की वैल्यू क्या लिखोगे? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। समझ रहे मेरी बात को? स्ट्रेस की वैल्यू एक्स के टर्म में आपको पता होती है, स्ट्रेन की वैल्यू भी आपको पता होती है। सिंपल सी बात है, स्ट्रेन की वैल्यू लिख लीजिएगा यहाँ पे, या आप यंग मॉडुलस के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं। यंग मॉडुलस के टर्म में भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। इनटू वॉल्यूम कितना लिखोगे? dx इंटू ए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, एक मैं आपको करवा दूंगा कि एक पूरे डिफॉर्मिंग वायर के लिए जिसका कि स्ट्रेस भी वेरिएबल है, स्ट्रेन भी वेरिएबल है, तो टोटल एनर्जी स्टोर किस तरीके से निकालते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दूंगा। अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ, कि सिंपल सी बात है, कोई क्वेश्चन के थ्रू मैं करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं। छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर जो हो जाएगी, सिंपल सी बात है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होगी, या हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन को आप दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसके थ्रू इंटू वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो भी अगर हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। आपका जो इलास्टिसिटी है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे, मतलब कल की जो लेक्चर होगी वो थर्मल एक्सपेंशन का होगा। थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग 2 सेशंस लेंगे, मतलब 2 हमारे कंटिन्यूअसली कंजुगेटिवली हमारे क्वेश्चंस के सेशंस होंगे, जिसमें कि दोनों के मिक्सअप क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे एसएचएम, वेव, ये सब चैप्टर्स। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग और देखें। मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया, अभी क्वेश्चंस में देखूंगा तो फिर मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, डीपीपीज जो है वो आप लोगों को ऐप के थ्रू ही मिलेंगी, तो आप ऐप में चले जाइएगा। ऐप में मैं एक आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, 1-1.5 घंटे बाद ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसी के जो नोट्स वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा डीपीपी मिल जाएगा इलास्टिसिटी का। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।